हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैं अभिषेक सर। बच्चों, आज हम वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे, जो हर परीक्षा, हर स्तर के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो जूनियर लेवल का बच्चा हो, हाई स्कूल लेवल का, इंटर लेवल का, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसमें भी ये प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो आइए हम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे वृत्त के बारे में। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वृत्त होता क्या है, पहले उसे हम देख लेते हैं। वृत्त, हमें पता है कि कोई भी बिंदुओं का पथ जो है बिंदु पथ कहलाता है, यानी बिंदुओं को मिलाने वाली या बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी बिंदुओं को मिला दिए तो ये रेखा बन गई, यानी बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। तो उसी तरह हम परिप्रेक्ष्य में परिभाषा देंगे, यानी जैसे हमारे बहुत सारे बिंदु हों, तो इस प्रकार के बिंदु हों, उनको इस प्रकार बनाया जाए कि वो किसी निश्चित बिंदु से, फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। तो यानी इसकी परिभाषा हो जाएगी कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी उन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला बिंदु पथ जो क्या हो, एक निश्चित बिंदु यानी फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। यानी ये सभी जो बिंदु हम बना रहे हैं, मिला रहे हैं इन बिंदुओं को, ये बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, जिनका बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। यानी उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो से बनने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। ठीक है, यानी कि बिंदुओं का वह रास्ता जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होने से बनता हो, वह हमारा वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी ये फिक्स पॉइंट था, इससे इन बिंदुओं का बिंदुपथ जो बना, ये बनने वाली संरचना हमारी जो बन गई, ये वृत्त बन गई। और ये निश्चित बिंदु जो है, इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, आराम से लेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिए, ताकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जो समझने से छूट जाए। और वृत्त के केंद्र को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और यह जो बिंदुओं का बिंदुपथ ये हमें जो दिखाई दे रहा है, इसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक, ये हमारा जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो बिंदुपथ होता है इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, अब आता है त्रिज्या। तो वृत्त के निश्चित बिंदु से यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा त्रिज्या कहलाता है। और त्रिज्या को हम स्मॉल आर, क्योंकि त्रिज्या की अंग्रेजी होती है रेडियस, तो इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कितनी त्रिज्याएं हम वृत्त में खींच सकते हैं। हमें पता है कि वृत्त की जो परिधि है वो बिंदुओं का रास्ता, यानी इस परिधि पे तमाम बिंदु स्थित हैं, यानी असंख्य बिंदु इस पे स्थित हैं। इंटरप्शन के लिए माफी चाहेंगे। तो हम चल रहे थे त्रिज्या पर। हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि है, यह तमाम बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी इस परिधि पर असंख्य बिंदु यानी इनफाइनाइट बिंदु स्थित हैं। तो जब इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, तो यानी हम बहुत सारी त्रिज्याएं भी खींच सकते हैं। कैसे? जैसे इस हमें पता है कि इस परिधि पर बहुत सारे बिंदु हैं, यानी जितने बिंदु हैं उतनी हम त्रिज्याएं, ऐसे प्रत्येक बिंदु को हम मिला देंगे तो बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि हम किसी वृत्त में त्रिज्याएं कितनी खींच सकते हैं। बच्चों, प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि बताइए वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो ये प्रश्न हमारा हो गया, एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया कि वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या हो गई। जो हम बोलेंगे आप वीडियो को रोक करके उसकी परिभाषा लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, उन्हें हम उससे बनने वाली आकृति को वृत्त कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ स्थित हो से बनने वाली संरचना को वृत्त कहते हैं। और वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त की परिधि कहलाती है।
वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है, जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और केंद्र को O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं जीवा क्या होता है। एक दूसरा वृत्त खींचते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सा केंद्र O है। ठीक, अब वृत्त की परिधि पे बहुत सारे बिंदु हैं, तो वृत्त की परिधि पे अनंत बिंदु भी हो सकते हैं। तो जब अनंत बिंदु हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु ऐसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इससे बहुत सारे बिंदु हैं हमारे। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो वो जो रेखाखंड होगा हमारा वो जीवा कहलाएगा। ठीक है, सपोज करिए हमने बहुत सारे बिंदुओं को ले लिया इस पे, यानी बहुत सारे बिंदु हैं हमारे, हम किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दें, मान लीजिए इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, ऐसे इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ऐसे हम तमाम जीवाएं खींच सकते हैं वृत्त की। ठीक है, तो हमारा एक प्रश्न ये भी क्लियर हो जाता है कि वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। तो बच्चों वृत्त में हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। देख रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही मिले, दूसरे तरीके से मिल सकती है, दूसरी तरफ से ऐसे ही मिला सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे किसको किसी को कहीं से मिला सकते हैं, या ऐसे मिला सकते हैं। देख रहे हैं ना, यानी हम एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम एक इस तरफ से चलें तो ये जीवा सबसे छोटी है, इससे आगे और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वृत्त के मध्य की तरफ जाते जाएंगे जीवाओं की लंबाइयां बढ़ती चली गई हैं। तो एक ऐसा समय आता है कि एक जीवा ऐसी आती है जो सबसे लंबी हो जाती है और उसके बाद फिर आगे जाने पर जीवाओं की लंबाई घटने लगती है। तो जो सबसे लंबी जीवा आती है वो हमारी केंद्र से होकर जाती है, यानी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और इसी को व्यास कहा जाता है। यानी किसी वृत्त में स्थित वह जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाए उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं और वह जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देख लेते हैं थोड़ा और डीप में, यानी ये हमारा केंद्र है ओ, यहाँ से हमने खींच लिया एक त्रिज्या ओ ए और यहीं से हमने एक दूसरी त्रिज्या खींच लिया ओ बी, ये हमारी दूसरी त्रिज्या हो गई। ठीक है, यानी एक त्रिज्या ओ ए हो गई, दूसरी त्रिज्या ओ बी हो गई। ठीक, तो अब हम इसको अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर एक हो गया ओ ए और दूसरी त्रिज्या बराबर क्या हो गया ओ बी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी क्या है, ए बी तो कुछ है, हम यहाँ देख चुके हैं कि ए बी क्या है, एक जीवा है। क्या है ये जीवा, लेकिन कैसी जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो इसलिए यह जीवा क्या कहला जाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो यानी ये व्यास हो गया। हम यहाँ से अगर देखें ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ओ प्लस ओ ए, बी ओ धन ओ ए लिख सकते हैं और ए बी है क्या, ए बी व्यास है, इसको हम व्यास लिख देते हैं, बराबर बी ओ क्या है, त्रिज्या है, प्लस ओ ए क्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक, इधर देख लेते हैं तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा व्यास बराबर त्रिज्या धन त्रिज्या जुड़ा क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। तो यही देखिए हमारा एक संबंध होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। प्रश्न आता है कि बताइए त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहीं से अगर हमें त्रिज्या का मान निकालना हो व्यास के पदों में तो यहाँ ये 2 गुना त्रिज्या है, यहाँ से हो जाएगा व्यास बराबर, यहाँ अगर त्रिज्या होगी तो 2 पक्षांतर होकर हमारे इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, तो दोस्तों त्रिज्या और व्यास में यही संबंध होता है
कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें संबंध मिल गया। प्रश्न आता है कि बताइए व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। किसी चीज को 2 भागों में बांटने का मतलब आधा आधा कर देना, यानी 2 से किसी में भाग दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना, यानी आधा आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक सूत्र निकल के आया कि व्यास बराबर होता है, व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं, तो इसकी हमारी इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा, यानी डी बराबर 2r हो जाएगा, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। फिर दूसरे को ले लेंगे, तो हमारा त्रिज्या बराबर है व्यास बटे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं r बराबर d/2। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न ले लेते हैं, ताकि जो हमारा नया सूत्र मिले कोई, उससे हम रिलेटेड कुछ प्रश्न ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एक प्रश्न आ जाता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4.6 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न आ गया हमारा, कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में या परीक्षा में आ गया, हमारी बुक में हो, तो इसको हम हल कर देंगे। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, यहां से मिल जाएगा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या का मान है 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से व्यास बराबर 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, हासिल 1, 4 दूनी 8, 9.2 सेंटीमीटर। यानी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 4.6 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात करना हो, तो हम जानते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा हमारा व्यास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ और प्रश्न हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा मान लीजिए कि व्यास दिया हो, त्रिज्या ज्ञात करना हो, ये हो गया आपका। दूसरा सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए इस सवाल को हम थोड़ा चेंज कर दें, या एक मिनट आप इसे कॉपी कर लीजिए। मान लीजिए हमारा अगला प्रश्न आ गया, यदि किसी वृत्त का व्यास 12.2 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ क्या दिया है दोस्तों, व्यास दिया है और उससे क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है सूत्र, देखिए गणित जो है सूत्र पे ही लगता है, और सूत्र को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो आगे चलते हैं, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो यहां हो जाएगा त्रिज्या बराबर, व्यास हमारा है 12.2 सेंटीमीटर बटे 2, 2 से भाग देना है, 2 एक कम 2, 2 से हम काटेंगे, इसको भाग देंगे, तो 2 6 12 आएगा, दशमलव आ गया, दशमलव लगा देंगे, हट गया, अब एक आ गया, 2 एक कम 2, यानी हमारी त्रिज्या आ जाएगी 6.1 सेंटीमीटर। सीधे सीधे कहें तो त्रिज्या, अगर व्यास दिया हो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उसका आधा कर देंगे, और अगर त्रिज्या दी हुई है व्यास ज्ञात करना है तो उसका 2 गुना कर देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यानी हमें 2 सूत्र मिल चुके हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये पहला। दूसरा मिल चुका है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, तीसरा सूत्र आता है परिधि का।
दोस्तों वृत्त की परिधि होती है 2 पाई। ठीक है, तो देख लेते हैं परिधि के बारे में कुछ। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वृत्त की परिधि व व्यास में क्या संबंध है। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध, आइए देख लेते हैं। क्योंकि परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं परिधि बराबर 2r इंटू पाई। ठीक है, परिधि बराबर हो जाएगा 2r को हम लिख सकते हैं डायमीटर इंटू पाई। डी क्या है, व्यास है, यानी परिधि बराबर हो जाता है पाई गुणे व्यास। यानी व्यास और परिधि में ही संबंध होता है कि परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास, या व्यास बराबर अगर हमें ज्ञात करना है यहां से तो हो जाएगा व्यास बराबर परिधि में ये पक्षांतरों की तरह भाग हो जाएगा, यानी परिधि बटे पाई हो जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। ये भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा एक प्रश्न है, क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि 26 पाई सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या व व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि 26 पाई सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या व व्यास ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, हल करते हैं सवाल को। चूंकि परिधि बराबर होता है, परिधि कितना दिया है 26 पाई सेंटीमीटर, परिधि का मान दे दिया, और परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बराबर हो गया 26 पाई सेंटीमीटर। पाई पाई से कट गया दोनों तरफ, यहां से आ गया हमारा 2r बराबर 26 सेंटीमीटर, और 2 से कट गया 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 3 6 13, यानी r हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी त्रिज्या मिल गई 13 सेंटीमीटर। तो हम आगे हल कर सकते हैं, क्योंकि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, इसलिए व्यास बराबर 2 गुणे हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहां से आ जाएगा व्यास बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक, या इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता था। यहाँ पे परिधि हमारी 26 पाई दी थी, तो हम परिधि की जगह पे ये वाला सूत्र लगा देते हैं, पाई गुणे व्यास। अगर हम पाई गुणे व्यास लगा देते तो पाई पाई से कट जाता, यहाँ पे हमारा व्यास सीधे आता। देख लेते हैं उसको कैसे करना था। सवाल दोनों तरीके से बता दे रहे हैं ताकि जो आपको आसान लगे। क्योंकि दिया है सवाल हमारा परिधि बराबर 26 पाई सेंटीमीटर, और परिधि का एक और सूत्र होता है, क्या होता है, पाई गुणे व्यास, यानी पाई गुणे डी बराबर 26 पाई सेंटीमीटर। पाई पाई से कट गया तो यहां से आ गया डी, मतलब व्यास बराबर 26 सेंटीमीटर। सवाल छोटा हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या बराबर ज्ञात करेंगे 26 बटे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा आ जाएगा त्रिज्या बराबर
13 सेंटीमीटर। यहाँ हमें त्रिज्या मिल गई और यहाँ हमें व्यास मिल गया। तो चाहे हम इस विधि का प्रयोग करें या उस विधि का, अगर हम परीक्षा में लगाते हैं तो सीधे इस विधि का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा जल्दी लग जाए, आंसर जल्दी आ जाए, क्योंकि हमें टाइम बाउंडेशन होती है कि हमें कम से कम समय में ज़्यादा आंसर स्कोर करना होता है। तो हम दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। हम तरीका सब जानते रहें, आपके ऊपर निर्भर है कि आप लगाना किसको चाहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे सेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे आप लोग उसको हल करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।